नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनवी एजुकेशन पे। और आज से हमारी हो रही है एक नई शुरुआत। हम शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई यूपीपी दोनों के लिए हिंदी की एक कंप्लीट सेशन क्लास। और ये आपकी पहली क्लास होगी जिसमें हम करने वाले हिंदी वर्णमाला और वर्ण क्रम को। ठीक है, ध्वनियाँ, हिंदी वर्णमाला और वर्ण क्रम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए आपकी परिभाषा पे। परिभाषा कहती है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। यानी कि शुद्ध रूप से उसको कैसे पढ़ा जाता है। कई सारी आपकी देसी बोलियां होती है, जैसे आपकी भोजपुरी हो गई, तो भोजपुरी भी हिंदी के अंतर्गत आती है और हिंदी में बोली जाने वाली सबसे प्रमुख बोली है। ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है आपकी नंबर 1 पे भोजपुरी। बट शुद्ध रूप से किसी भी भाषा को लिखना, उसको बोलना और उसको पढ़ना, वो कौन सिखाता है हमें? व्याकरण सिखाता है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग होते हैं। व्याकरण के अंगों की बात करते हैं तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मतलब आप जब वर्ण विचार की जब बात करेंगे तो इसके द्वारा हम वर्णों को शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग ये सीखते हैं। ठीक है, और वर्ण की अगर हम बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और इसी ध्वनि को लिखित रूप में, ठीक है, इसी ध्वनि को लिखित रूप देना क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में? टोटल 52। ये 2 भागों में विभाजित होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके स्वर और दूसरे होते हैं आपके व्यंजन। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वरों की अगर हम बात करते हैं तो जिनका उच्चारण बिना अवरोध, बिना बाधा के होता है उनको स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 11। इनको डिवाइड करते हैं तो हम बताते हैं ये होते कौन कौन से हैं। तो पहले आप देख लीजिए स्वर होते कौन कौन से हैं। तो स्वर की अगर हम बात करते हैं तो स्वर होते हैं आपके आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये आपके 11 स्वर होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए किसी भी प्रकार की हमें कोई सहायता नहीं चाहिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इनका हम जो प्रयोग करने के आधार पे हम इनको किस ऐसे बांटते हैं, ये आपके मात्रा के आधार पे है। किसके? मात्रा के आधार पे। ठीक है, मात्रा के आधार पे ये होते हैं ह्रस्व स्वर, जिसको आप लघु स्वर भी कहते हो, दीर्घ स्वर और ये आपके संयुक्त स्वर। इसके अलावा एक होता है आपका प्लुप्त स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर, ये प्लुप्त स्वर जो है आपका मुख्य रूप से संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की बात करते हैं जिसे लघु स्वर भी कहा जाता है। इसमें होता है आपका छोटा आ, छोटी ई और रू। छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, दोनों को मिला के मैंने रू बोल दिया भाई। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता है आपका बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो इनको हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। तो ये होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, वर्णों का जब वर्गीकरण होता है तो ये 4 प्रकार से होता है। मात्रा के आधार पे,
जीभ के प्रयोग के आधार पे, होठों की स्थिति के आधार पे, नाक मुंह से हवा निकलने के आधार पे। मात्रा के आधार पे हम बात करते हैं भाई, तो मात्रा के आधार पे इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर मैंने आपको बताया आ, ई, उ और री। द्विमात्रिक या फिर दीर्घ स्वर, इसमें आपके 2 होते हैं, एक सजाती और दूसरे विजाती, ठीक है। और ये है आपका प्लुप्त स्वर, जिसे आप त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिसमें आपका लंबा उच्चारण हो, जैसे आपका ओम, राम, ठीक है। मेनली इसका जो उपयोग किया जाता है किसी को बुलाने में किया जाता है, ठीक है। चलो जीभ के प्रयोग के आधार की बात करते हैं, तो जीभ के प्रयोग के आधार पे ये मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इसमें आप अग्र याद कर लीजिए, मध्य याद कर लीजिए, बाकी को पश्च में भेज दीजिए। अग्र कैसे याद करना है, तो अग्र के लिए एक ट्रिक होती है कि ये देखिए ई अगर आप बनाते हो तो कुछ ऐसी बनती है ना, कुछ ऐसी बनती है। बड़ी ई कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। ए कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर इनको हम एज अ 3D मॉडल हम निकालें, इनका 3D मॉडल निकालें और इनको खड़ा करके हम छोड़ दें, तो ये कहाँ गिरेंगे, ये आगे की तरफ ही तो गिरेंगे, है ना, आगे की तरफ ही तो गिरेंगे। तो ये अग्रस्वर आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जो वर्ण देखने में आगे की तरफ गिर रहे हैं तो वो क्या होंगे, अग्रस्वर हो जाएंगे जीभ के आधार पे। मध्य में आपका एक ही होता है, छोटा आ, तो उसको आप याद ही रख सकते हो, ठीक है। और बाकी सबको पश्च में भेज देना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। व्यंजन कहाँ आ गया, रुको 1 मिनट। होठों की स्थिति के आधार पे देखिए, इसमें तो अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी 2 ही दे रखे हैं, लेकिन होते कितने हैं। देखिए आपको होठों के आधार पे पूछे तो होते हैं 2, ठीक है, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुख विवर के आधार पे, यानी कि मुख खुलने के आधार पे कितने होते हैं, तो वो होते हैं संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। देखिए विवृत एक ही होता है, ठीक है, विवृत एक ही होता है, ठीक है। अर्धविवृत कौन सा होता है, अर्धविवृत होता है आपका छोटा आ, ठीक है। बड़ा आ विवृत होता है तो अर्धविवृत छोटा आ हो जाएगा। फिर होता है ए और औ, ए और औ, ठीक है। इसके अलावा संवृत की बात करें तो ई और उ, ठीक है, ई और ओ, और बाकी बचे आपके अर्धसंवृत में ए और ओ आपके अर्धसंवृत हो जाते हैं, ठीक है। नाक व मुंह से वायु के आधार पर, वायु निकलने के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है आपका अनुनासिक और एक होता है निरानुनासिक, ठीक है। निरानुनासिक कौन से होते हैं, आ और छोटी ई, और ये होता है अंग आ और बड़ी ई, ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाता है भाई, मेनली आपसे कौन पूछा जाता है, तो मेनली ये नहीं पूछा जाता, मेनली आपसे पूछा जाता है ये। तो इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है, मेरी ट्रिक नहीं है भाई, मैंने भी पढ़ी है। तो एक होता है आपका विवृत, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, पूरा नहीं लिख रहा हूं, अर्धविवृत, ठीक है। और फिर होता है आपका संवृत, ठीक है, और फिर होता है आपका अर्धसंवृत, ठीक है। तो किसी का विवाह है, तो विवाह में क्या कहा कि विवाह में आ, विवाह में क्या आ, लेकिन भैया विवाह में आधे ही लोग पहुंचे, विवाह में आधे ही लोग पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा, ए ए तुम विवाह में नहीं गए, तुम विवाह में नहीं गए। तो उसने क्या कहा, ओ मैं तो भूल गया भाई, मैं तो भूल गया, ठीक है। तो ये आपके ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से। उसके बाद संवृत में क्या कहा गया है, संवृत में कहता है सबको बुलाया, सबको बुलाया, ई भी बुलाई और ऊ भी बुलाई, ठीक है। बड़ी दादी जो आपकी होती हैं वो कैसे कहते हैं, विवाह में सबको बुलाया, ई भी बुलाई और ऊ भी बुलाई, ठीक है, बाकी बचे को
तीसरे में भेज दो अर्धसंवृत में, ठीक है, बाकी बचे को अर्धसंवृत में भेज दो। तो ये मेरी ट्रिक नहीं है भाई, ये आपके एक RWA पे फेमस टीचर हैं, ठीक है, नवीन शर्मा, नवीन शर्मा, ठीक है, तो उन्हीं की एक ट्रिक है और मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दी भाई, ठीक है। चलिए, आपको अच्छी लगे तो आप भी ग्रहण कर लीजिएगा, ये नहीं पूछी जाती इतना। ठीक है, अब ये है व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या होती 33, ठीक है, जिसमें आपका 25 होते हैं, कितने 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसमें आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है, वर्ग होते हैं। एक्चुअल में देखोगे तो यहाँ पे आप गिनोगे तो कितने हैं 5, यहाँ पे आप गिनोगे तो कितने हैं 5। तो इसी वजह से इसको स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन, चूंकि ये वर्ग में है, ठीक है। तो इसको आप अगर मिर्जापुर देखी होगी किसी ने तो भैया उसको तो सबको याद ही होगा। काका काका अंगा, चाचा चाचा अइया, टाटा टाटा ना, ताता ताता ना, पापा पापा मा, यारा लावा, सा सा हा, छात्रा गया। अब दो गाली, आगे नहीं बोल सकता मैं भाई, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4, ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके 4, ठीक है, यारा लावा और सा हा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैंने आगे देखा तो आगे कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जैसे यहाँ पे एक आपका होता है, टोटल आपके 52 वर्ण होते हैं, 52 में से आपके 13 तो व्यंजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है, जो प्रिंट है प्रिंट रहने दो। देखो, जो आपके 52 व्यंजन होते हैं, 52 से अगर हम बात करते हैं तो 13 तो आपके क्या होते हैं, 13 आपके स्वर होते हैं, ठीक है। बाकी आपके 39 जो बचते हैं, 39 आपके व्यंजन होते हैं। ये 39 कैसे होते हैं भाई? तो 13 की अगर हम बात करते हैं तो 13 में मैंने आपको 11 तो बता दिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके दो होते हैं अंग और आहा, ठीक है, इनको बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह, ठीक है। अयोग या व्यंजन क्या होते हैं? तो ये ना तो व्यंजन में आते हैं और ना ही स्वर में आते हैं, क्योंकि व्यंजन की एक कहानी होती है। जैसे आप का लिखोगे तो का के बाद हमेशा आ आएगा, ठीक है। आप अंग बोल के देखो, अंग बोल के देखो, ठीक है, आहा बोल के देखो, तो आहा में आ पहले आ रहा है भाई, आ, और उसके बाद देखोगे तो कुछ ऐसी ध्वनि निकल रही है, ठीक है। तो ये व्यंजन की कहानी को तो परिपूर्ण नहीं करते, क्योंकि कहा जाता है स्वर हमेशा बाद में आएगा व्यंजन में। आप कोई भी व्यंजन उठा के देखो तो उसमें व्यंजन के बाद ही स्वर आता है, स्वरों की सहायता से बोलने का अर्थ यही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ पहले आता है, तो इसी वजह से इनको अयोगवाह कहते हैं, जिसमें आपका अंग जो होता है और एक होता है आहा, ठीक है। ये होता है आपका अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक, ठीक है। और आहा क्या होता है? आहा आपका विसर्ग होता है, ठीक है। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये 13 हो जाते हैं। अब री की बात कर लेते हैं, ठीक है। री जो वर्ण है वो कुछ ऐसी ध्वनि देता है, आप बोल के देखो री, है ना, यही दे रहा है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी? स्वरों की संख्या 10 होती है, ठीक है। ऐसे कितने होते हैं? आपसे अगर पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या है 11। अगर आपसे पूछे उच्चारण के आधार, देखिए कुल स्वरों की संख्या पूछे, सॉरी, कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13, और स्वरों की संख्या पूछे तो 11, और अगर पूछे उच्चारण के आधार पे तो आपको देना है 10,
ठीक है। इसी तरीके से आपसे व्यंजन पूछे, ठीक है, क्या पूछे, व्यंजन, व्यंजन अगर पूछ रहा है आपसे तो आपको बताना है 33, केवल पूछ रहा है कि व्यंजन कितने होते हैं, तो होते हैं 33, ठीक है। कुल पूछे तो 39, ठीक है, कुल पूछे तो 39, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको अभी मिर्जापुर का सीन बताया, तो मिर्जापुर का वो सीन 2-3 बार देखिएगा, आपको काका का पूरी याद हो जाएगी, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। गुड्डू भैया ने पूरा एकदम रति शंकर शुक्ला को ठोकने के बाद जो हम स्टूडेंट्स की जो सहायता करी है काका का याद करने में, एक्चुअल में मैं जब भी काका का पढ़ता हूँ तो मुझे वही सीन याद आ जाता है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 39 को हम डिवाइड करते हैं तो इसमें आते हैं 25 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 4, ठीक है। तो जोड़ लीजिएगा, 4 4 8, 8 4 12, 12 और 2 13, ठीक है। कोई रह गया क्या, नहीं, 12 तो 14 हो गया, सही है। तो 25 कौन से होते हैं, ये वही वर्गीय व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श, स्पर्शी या फिर वर्गीय व्यंजन, ठीक है। ये दो कौन से हैं, ये उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन। ये कौन से हैं, एक आपने देखा होगा आड़ा ऐसे भी लिखा जाता है, नीचे बिंदी बना दी जाती है ऐसे, है ना, और एक ढ़ा ऐसे दिखा हुआ, ठीक है, नीचे बिंदी बना दी जाती है भाई, ठीक है। तो यही दोनों आपके उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक है। 4 आपके अंतस्थ होते हैं, ठीक है, 4 आपके अंतस्थ होते हैं यार अलावा, 4 आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं सा सा शाहा, ठीक है, और 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन आपके इस प्रकार से होते हैं, एक तो होता है आपका छा, दूसरा होता है आपका त्रा, और तीसरा होता है आपका ज्ञा, और फिर होता है आपका श्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये छा किससे बनता है, तो छा बनता है आपका, ये वाला देख लीजिए पहले, ये बनता है शा धन रा से, ये बनता है आपका का धन सा से, ठीक है, ता धन रा से बनता है त्रा, और जा जा धन इया से बनता है आपका ज्ञा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है भाई, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आपको मिलते हैं भैया ये उच्छिप्त व्यंजन। ये उच्छिप्त व्यंजन किसके बाद आते हैं, तो ये अपने सहपाठी यानी कि ड़ा और ढ़ा, इन्हीं के साथ आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं भाई। तो यहाँ पे अब अगला टॉपिक जो दे रखा था भाई, वो सीधे अघोष और सघोष दे रखा था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि पहले आपको ये सारी चीजें बता दी जाए, उसके बाद फिर आपके टॉपिक पे पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे है घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पे व्यंजन के दो भेद होते हैं, ठीक है, सघोष और अघोष। देखिए सघोष को क्या बोलते हैं, सघोष को घोष भी बोलते हैं, ठीक है, केवल घोष भी लिख के आ जाता है, ठीक है। तो अब इसी से मैं आपकी ट्रिक बताता हूं, घोष से बना दीजिए घोषणा, ठीक है। घोषणा हमेशा बाद में की जाती है, पहले प्लानिंग की जाती है। हमेशा जब भी किसी चीज की घोषणा करोगे, मैंने भी जब अनाउंसमेंट करी थी तो उससे पहले पूरी प्लानिंग करी थी कि मैं कैसे लेक्चर को अटेंड करूंगा, कैसे अपलोड करूंगा, कहाँ पे अपलोड करना है, नाम क्या रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि आप लोगों के पास पहुंचने से पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लोगो कैसे क्रिएट करना है, लोगो अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें, तो घोषणा क्या करी जाती है, हमेशा बाद में करी जाती है, घोषणा हमेशा बाद में करी जाती है। तो बाद का मतलब 3 4 और 5, ठीक है, 3 4 और 5 ये हो गया, ठीक है। और घोषणा बाद में करी जाती है और सबके साथ करी जाती है,
ठीक है, सबके साथ करी जाती है। तो अब यहाँ पे आपकी ट्रिक कंप्लीट होती है भाई। तो देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन, तो सब आ गए ना, सब आ गए कि नहीं इसमें, ठीक है, और इसके साथ हा भी होता है। तो कौन कौन से हो गए, एक तो आपका ये वर्गीय व्यंजन जो आपका यहाँ पे है, ये आपका हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, और ये हो गया पांच। तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये क्या है, ये सघोष है। इसके अलावा इसके अलावा आपके सभी स्वर और आपका यार अलावा और इसके साथ हा, ठीक है, बाकी जो बच गए यानी कि पहला और दूसरा और इसके साथ ऊष्म व्यंजन सा सा शा, हा वहां आ गया भाई, ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, शा 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 हा, है ना। चलिए अगला है आपका प्राणत्व के आधार पे व्यंजन के दो भेद होते हैं। अब इसमें जो ट्रिक है ये होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें जो ट्रिक है आप याद रखिएगा सम, महाप्राण के लिए एक चीज याद रखिएगा सम, ठीक है। तो सम का मतलब क्या हुआ, सम मतलब दूसरा और चौथा, तो सम से सम संख्या और सम से शा 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 यानी कि ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, शा शा शा, और यहाँ पे याद रखिएगा हा भी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो सम से सम संख्या दूसरा और चौथा और इसके अलावा शा 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 हा, ठीक है। अल्प प्राण में बाकी सब चले जाएंगे, पहला तीसरा और पांचवा, इसके अलावा आपके सभी स्वर इसी में आते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हाँ, इसको उच्छिष्ट या फिर द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, तो ये इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी के नए वर्ण ये हैं, इनका मैंने इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वे भी मैंने आपको बता दिया अभी भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। ये क्या है, ये नुक्ता ध्वनियां है, ये नुक्ता ध्वनियां है, ठीक है, नुक्ता। बिंदी कैसे कैसे लगाई जाती है, तो देखिए ये होती है आपकी सिरोरेखा, ये होती है आपकी खड़ी पाई, जो यहाँ बिंदी लगती है वो होता है आपका अनुस्वार यानी कि अंग की ध्वनि, जो यहाँ ध्वनि लगती है वो लगती है पंचमा अक्षर की ध्वनि, ठीक है, पंचमा अक्षर की ध्वनि। और जो यहाँ बिंदी लगती है ये लगती है उच्छिष्ट व्यंजन की, और जो यहाँ लगती है इसी को कहते हैं नुक्ता। ये मेनली फारसी भाषा के शब्द हैं, कहाँ से, फारसी भाषा के शब्द हैं। इसको विकसित करने वाले कौन है, तो इसको विकसित करने वाले हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। अब आगे उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान देख लो भाई, यही भाई साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने याद करवाया था, ठीक है। तो वही ट्रिक मैं आपको भी बता देता हूं, है ना। तो सबसे पहले आता है आपका का वर्ग, ठीक है, का खा गा गा अंगा, का खा गा गा अंगा, चा छा जा जा अइया, चा छा जा जा अइया, टा ठा डा डा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो ये आपके देखिए, यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना है, KTM2, ठीक है। जैसे नई नई गाड़ी आती है तो मोहल्ले के सारे लड़के नहीं कहते हैं कि भैया हमको दो हमको दो हमको दो, तो याद रखिएगा KTM2, ठीक है, KTM2।
के से हो जाएगा आपका कंठ, टी से हो जाएगा तालु, एम से हो जाएगा मूर्धा, डी से हो जाएगा दंती और ओ से हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, तो का वर्ग क्या होता है? कंठ होता है, चा वर्ग तालु होता है, टा वर्ग मूर्धा होता है, ता वर्ग दंती होता है, पा वर्ग ओष्ठ होता है। इसके साथ याद रखिएगा आ और विसर्ग। ठीक है, ठीक है, तो इसको उन्होंने बताया था कि भैया विवाह, क्या विवाह, ठीक है, विवाह में विसर्ग बड़ा आ छोटा और किसका भैया? तो ईयस का, विवाह किसका? ईयस का। ठीक है, ईयस का विवाह है और ईयस बन गया भैया ऋषि। क्या बन गया? ऋषि बन गया भैया, ऋषि। ठीक है, और ऋषि बन के कैसा हो गया? लाश जैसा। ठीक है, लाश जैसा हो गया। और भैया जब उसको मना धना के लेके आए तो उसकी जो सालियां थी वो कह रही थी ऊ ये कैसा दूल्हा, ऊ। तो भैया मेरी ट्रिक नहीं है, मेरे ऊपर हंसना मत। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक जो बताई है वो नवीन सर RWA भैया उन्होंने ही बताई थी और मुझे तो याद हो गई। ठीक है, मैं अब कोई गलती नहीं करता हूँ उच्चारण स्थान में। आप भी ध्यान रखिएगा। विवाह, विवाह किसका? ईयस का, और ईयस क्या बन गया? ऋषि। और ऋषि बन के कैसा हो गया? तपस्या करने चला गया, कुछ खाया पिया है नहीं तो लाश जैसा हो गया। उसको जब भैया तैयार व्यार करके लेके आए जैसे तैसे मना के, तो उसकी सालियां क्या कह रही? ऊ ये कैसा दूल्हा, ऊ। ठीक है, तो ये आपके उच्चारण स्थान हो गए। तो ये हो गया आपका खत्म भैया। आगे आगे कह रहा पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर हिंदी में 5वां है। ठीक है, तो पंचमा अक्षर जितने आपके लास्ट के होते हैं ना, ये जो लास्ट में आते हैं ये सभी आपके पंचमा अक्षर होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अड़ा, इया, णा, न और मा, ये पंचमा अक्षर कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? सा श श ह, लेकिन स्पर्श सॉरी संघर्षी व्यंजन कौन से है? श श श ह, लेकिन स्पर्श संघर्षी कौन से? तो च छ ज झ। ठीक है, और स्पर्शी व्यंजन कौन से? स्पर्शी व्यंजन आपके ये देख लीजिए श श श ह, ये नहीं पूछे जाते भाई, इनको नुक्ता को मत याद रखना। ठीक है, ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, आर को लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ये है उच्छित। देखिएगा वहां पे द्विगुण लिखा हुआ था, यहाँ पे उच्छित लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वर्णमाला कंप्लीट होती है। ठीक है, वर्णमाला यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके अलावा वर्णमाला में कहीं से कोई अक्षर नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है व्यंजन में, जो मैंने संयुक्त व्यंजन तो बता दिए लेकिन संयुक्त स्वर नहीं बताया आपको। ठीक है, संयुक्त स्वर जो आपके विजातीय होते हैं, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर देख लीजिएगा, जो आपका ए है, आय है, ठीक है, ओ है और औ है। ठीक है, देखिएगा तो ये सब में आ आता ही आता है। ठीक है, आ आता ही आता है, आ के बिना ये नहीं बन सकते। ठीक है, आ के साथ जब ई मिलता है तो ए का निर्माण होता है, और आ के साथ जब ए मिलता है तो अय का निर्माण होता है। आ के साथ जब ऊ मिलता है तो ओ का निर्माण होता है, और ये जब आ के साथ ओ मिलता है तो औ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, ये विजातीय स्वर भी कहलाते हैं। आइए भैया देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या क्या कहा जाता है? तो इसको वर्ण कहा जाता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी आर्थिक इकाई क्या कहलाती है? जिसका अर्थ निकल सके, तो वो होता है वाक्य। ठीक है,
भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई अभी अभी मैंने बताया, और भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 52। वर्णों की संख्या पूछ रहा है। वर्णों के भेद कितने हैं? 2, स्वर और व्यंजन। ठीक है, लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, यहाँ पे स्वर वर्ण परिभाषा एवं भेदों की संख्या। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, स्वर नहीं है, तो ये तो भैया ऑप्शन से हो जाएगा, ई आपका व्यंजन है। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, मैंने आपको बताया था। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या यहाँ पे गलत दे रखा है भाई। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या हो जाएगा 13। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 होगी। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, वृष्टि शब्द में किस मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री का। ठीक है, बाकी ई का भी हुआ है, ऐसा नहीं है। री है, तो री एक स्वर है, और कौन सा है? ह्रस्व स्वर है। स्वरों की संख्या होती है, ये सही है, यहाँ पे 11 स्वरों की संख्या। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है, सही है। ठीक, स्वर का भेद हो, स्वर का भेद है, स्वर वर्ण का भेद है। मात्रा के आधार पर स्वर की बात करते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर हैं, स्वर 3 प्रकार के हैं। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो मैंने बताया था, छोटा आ, छोटा ई, ओ और री। ठीक है, ये 4 है। जिन जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है, तो उन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसको लघु स्वर कहते हैं और उसको गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, वह स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये मुख्यतः संस्कृत में प्रयोग होते हैं, लेकिन हमें इतना तो पड़ता ही है। प्लुप्त स्वर जैसे ओम, राम हो गया आपका, मुश्किल से आपके बुलाने में ही ज्यादातर प्रयोग होते हैं। ठीक है, वह स्वर जिसको संयुक्त स्वर माना जाता है, ए है, ए के अलावा आपका ए, ओ और औ। ठीक है, ए और ओ। ई और उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये संवृत्त स्वर हैं। मैंने बताया था ना, शादी में ई भी बुलाई और उ भी बुलाई, संवृत्त स्वर है ई उ। अर्धविवृत है ए। आधे ही पहुंचे थे भैया शादी में, तो क्या कहा? ए तुम शादी में न गए, ए तुम शादी में न गए। री वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो भैया के टी एम और विवाह यश और ऋषि बन गया था, तो मूर्धा। ठीक है, घोष वर्ण है, तो घोषणा कब होती है? घोषणा हमेशा बाद में होती है, तो क्या हो जाएगा? ब भ म। ठीक है, ब भ म 5वां है। ठीक है, बोलते समय मुख्य उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है, तो कितने? बोलते समय मुख के, अच्छा मुख में, तो कंठ तो आपका गले में है ना, कंठ तो गले में है, बाकी जो आपका तालु है, मूर्धा है, दंती है और ओष्ठ है, वो सब तो मुख में ही है। ठीक है, मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड़ा और अड़ा। ठीक है, टा वर्ग में आते हैं, टा वर्ग आपका मूर्धा है, एम आया था यहाँ पे, है ना। ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ई और ईएस का विवाह था भैया, और टी के पास आया था तो तालव्य। का वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो के टी एम शुरुआत में ही है। यारा लावा वर्ग के व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, वह समूह जिसके उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ऋषि बन गया था भैया, ऋषि बन गया था, टा वर्ग पूरा। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, तो मैंने बताया था विवाह, तो कंठ। कंठोष्ठ ध्वनियां हैं,
अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, देखिए जैसे आपका ए आई ओ और औ, ठीक है। तो ये देखिए ये आ धन ई से मिलके बना है, ये आ धन ए से मिलके बना है, ठीक है। और ये हो गया आपका आ धन ऊ से मिलके बना है, ये है आ धन ओ से मिलके बना है, ठीक है। तो ये देखिए ई जो है वो कहां से बोला जाता है, ईएस का विवाह था, ईएस का विवाह था और विवाह था। तो ये क्या है, कंठ प्लस तालु, तो क्या हो जाएगा कंठ तालव्य, इसको क्या बोलेंगे कंठ तालव्य। और ये क्या है, ये कंठ से बोला जा रहा है, ये कंठ से बोला जा रहा है। और ऊ ऊ ऊ ये कैसा दूल्हा, ओष्ठ, तो ये क्या हो जाएगा ओष्ठ, तो ये क्या हो जाएगा कंठोष्ठ, है ना। तो वही यहाँ पे पूछा गया है, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर ओ है, ठीक है। कंठ वर्ण है आ, ठीक है। ई और चा वर्ग पूरा, ये ईएस का विवाह था, यहाँ पे सा भी लगा लीजिए और या भी लगा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल एनवी एजुकेशन, आगे के सारे चैप्टर्स आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, कंप्लीट हिंदी होगी और पूरा आपको सिलेबस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।